अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नाते में सब खुशामदीद। और फरवरी में मार्च का शोर, ये लाइन बेसिकली मेरी प्रोड्यूसर की है जो आज मैं आपके सामने रख रही हूँ। बट एनीवेज, रैली का जवाब रैली से एक तरफ सिंध में कराची से इस्लामाबाद के लिए पीपल्स पार्टी की रैली रवाना हो चुकी है। वो सब मदीन पहुँच गई है। उनका टारगेट है कि रात वो सक्खर में स्टे करेंगे और उनका दूसरा जो हदफ है वो ये है कि इस्लामाबाद पहुंचकर इस सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा है और इसको ख़त्म करना है। दूसरी तरफ उसका जवाब दिया जा रहा है पीटीआई की रैली से, जो कि घोटकी से शुरू हुई और उसने कराची में पहुंचना है। तो रैली का जवाब रैली से दिया जा रहा है। क्या दोनों के टारगेट्स हैं, किस हद तक अचीव कर पाएंगे, इस पर ज़रा बात करते हैं। जो मोहतरम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब कराची हैं, डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध, एडवाइज़र टू सीएम ऑन लॉ एंड फॉर्मर सेनेटर। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। एंड फिरदौस शमीर नकवी साहब, एमपी हैं पीटीआई के, फॉर्मर लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध असेंबली। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस शमीर नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। मुर्तज़ा वहाब साहब, पहले तो सबसे मुझे ये बताएगा कि ये जो टाइमिंग्स का क्लैश है, लोग इसको थोड़ा इस लिहाज से भी देख रहे हैं कि कोई ख़तरा भी हो सकता है, आपस में क्लैश भी हो सकता है, कारकुनान आमने सामने भी आ सकते हैं। ये किसकी तरफ से, किसका सजेशन था? आपकी तरफ से पहले आया था, उनकी तरफ से पहले आया था? वो कहते हैं हमने पहले डेट दी थी। इस मुद्दे को तो ज़रा हल करें। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं, थोड़ी सी रिसर्च कर लें, तो आपको नजर आ जाएगा कि पहले अवामी मार्च की, लॉन्ग मार्च की कॉल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ऐलान किया था कि वो कराची से इस्लामाबाद तक एक अवामी मार्च को लीड करेंगे, जिसमें वो अवाम को मोबिलाइज करेंगे इस मौजूदा अवाम दुश्मन हुकूमत की गलत पॉलिसीज के हवाले से। ठीक है। तो चूंकि इनके पास परफॉर्मेंस वाइज तो कोई चीज जवाब देने का है नहीं, सब्सटेंस वाइज जवाब देने का है नहीं, तो उन्होंने कहा जी उसको कैसे काउंटर करें। तो उन्होंने अली जैदी साहब को फिर ये कहा कि जी आप जाइए सिंध में और आप घोटकी से कराची की एक लॉन्ग मार्च कर लें। तो मैं समझता हूँ अगर आप टाइमलाइन देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पहले इनिशिएटिव ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और चूंकि इनको उसका जवाब देना था और इनको बदमजगी क्रिएट करनी है, तशनगी क्रिएट करनी है, तो इसलिए उन्होंने अपनी लॉन्ग मार्च का ऐलान दिया। बट मैं आपको ये चीज वाज़ेह करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक संजीदा सियासी जमात है। हम इस तरह की क्लैशेस पर बिलीव नहीं करते। हम हर किसी के बुनियादी हक के वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उस पर बिलीव करते हैं। वो प्रोटेस्ट बिल्कुल करें, और हम हद्दुल इम्कान हमारी कोशिश यही है कि हम अपना जो रूट पहले से अनाउंस कर दें उस रूट पर जाएंगे, और इंशाल्लाह कोई क्लैश की सिचुएशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं आएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई के भी जो हमारे लोग हैं वो भी इस तरीके से थोड़ा सा दे विल बी केयरफुल, इन चीजों को अवॉइड किया जाए। दे हैव टू बी फिरदौस शमीर नकवी साहब, इनका अगर ये मार्च है, एक अपोजिशन पार्टी का मार्च है और सिंध से इस्लामाबाद है, वो समझ में आता है, एक जमहूरी तरीका है, जमहूरी मुल्क है कि जी उनका एक टारगेट है, वो लेके आगे चल रहे हैं कि जी महंगाई के खिलाफ मार्च है, हुकूमत के खिलाफ मार्च है। पीटीआई का मार्च इन टाइमिंग्स में थोड़ा सा समझ से बाहर है, इसको थोड़ा सा आप क्लियर कर दें। प्लस डेट्स जिस तरह से आपस में जो है वो उनका टकराव है, ये घोटकी से कराची, इसका हासिल हुसूल क्या है? पहले तो जो मुर्तज़ा आपने टाइमिंग की बात की है, कि पहले बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आपने ये जुमला कैसे कहा कि पीटीआई वाले कह रहे हैं कि उन्हीं ने पहले मार्च का अनाउंस किया। तो मुर्तज़ा साहब, इस पे तो कोई हमारा आपसे इख्तिलाफ है ही नहीं। इख्तिलाफ शुरू ये होता है, ये बात पीटीआई वाले सर अली जैदी साहब ने कहा था। सर अली जैदी साहब ने कहा था। नहीं, ये नहीं, गलत कहा होगा शायद, मेरे ख्याल से कर लीजिए, मेरे ख्याल से नहीं कहा, ठीक है ना। जो सूरत हाल है वो ये है कि एक पार्टी सिंध में 14 साल से हुक्मरानी कर रही है। इस सिंध के हालत जार को अगर बयान करूं तो वक्त बहुत लग जाएगा। आपको भी पता है, टीवी की खबरों की जीनत भी बना रहता है, चाहे बारिशें हो, चाहे स्टंटिंग हो, चाहे बच्चों की हलाकतें थर पार कर में हो, चाहे साफ पीने का पानी हो, चाहे बसें लाने का ऐलान हो, चाहे ये आपका सीवरेज वाटर हो, चाहे कराची का K4 का मंसूबा हो। जो चीज आप देखें उसके अंदर मसला ही मसला है। ऐसे मसले पैदा करने वाले, 14 साल से हुकूमत करने वाले पाकिस्तान को बचाने निकले, तो हमने कहा कि ये जरूरी है कि इनको एक्सपोज किया जाए।
कि जो इधर कुछ नहीं दे सके एक सूबे में, जिन्होंने इस क़यादत ने जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की है, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हर दफा बेनजीर को वो शहीद कह के वोट लेती है। अब ये जरदारी माफिया, ये जरदारी माफिया ने पीपल्स पार्टी का फुटप्रिंट जो है वो इतना छोटा कर दिया कि अब वो सिर्फ अंदरूनी सिंध तक है। इनको एक्सपोज करना लाजिम और मलजूम था हमारे लिए, और वो भी एक बच्चा जिसने आज तक ना 1 रुपया कमाया, ना एक धेले का काम किया, जिसने हराम की कमाई हुई दौलत से पला और उसी हराम की दौलत के ऊपर नाज कर रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। इसे अगर नहीं होती तो वाजिद शमसुल हसन से ये डॉक्यूमेंट्स वापस गायब ना करवाते। अच्छा, सर को वापस मैं इसका जरा जवाब दे दूं फिरदौस साहब, फिर आपके पास वापस आती हूँ। सर आई गेट बैक टू यू, सर आई गेट बैक टू यू, सर आई गेट बैक टू यू। रिश्वतों की और जो सजाएं स्विस कोर्ट ने कोटेक्ना को दी है, और यहाँ पाकिस्तान में किसी को रिश्वत लेने पे कोई सजा नहीं, उसकी तो जिम्मेदारी लेंगे, या नाअहल है या करप्ट है। सर वापस आती हूँ, सर वापस आती हूँ। मुर्तज़ा वहाब साहब, अब मसला ये है कि ये बात हमेशा, ये एक बैगेज है जो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, कि जी आपने सिंध के हालात नहीं बदले और आप चाहते हैं कि वफाक के हालात बच जाए। कल भी बात ये हो रही थी कि कोई एक सिटी वो बताए जिसको रेप्लिकेट किया जा सके पाकिस्तान के अगले शहरों में, गवर्नेंस वाइज, डेवलपमेंट वाइज। मैं एक नहीं कई सारी आपको शहर की मिसाल दे दूंगा। फिरदौस नकवी साहब ने सबसे पहले जो एक बड़ी बेबुनियाद गलत बात की हराम खाने के हवाले से, मैं समझता हूँ उनको इस तरह की बात से इज्तनाब करना चाहिए। अगर हम संजीदा गुफ्तगू करना चाहते हैं तो इल्जाम तराशी की सियासत ने कभी पाकिस्तान की खिदमत नहीं की है। मैं चाहूँ तो मैं उनके लीडर के ऊपर इल्जामात लगा सकता हूँ इस तरह के हराम चीजों के बारे में, लेकिन मेरी सियासी तरबियत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं उस तरफ बात करूं। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया की जीनत भी बनी हुई है, मीडिया की जीनत भी बनी हुई है, तो मैं समझता हूं हम सब के अंदर इतना हौसला होना चाहिए। सही है, वी शुड अवॉइड दिस पर्सनल थिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर्सनल अटैक्स ना करें। नंबर टू उन्होंने अगेन हकीकत पसंद बात नहीं की। उन्होंने कहा जी फला केस में ये फैसला हुआ, फला केस में फैसला हुआ। तारीख गवाह इस बात की कि किसी केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को सजा नहीं हुई। एक केस में कन्विक्शन हुई थी जिसके अंदर जज साहिबान को मैनेज करके, प्रेशराइज करके उस वक्त की हुकूमत ने हमारे खिलाफ फैसला कराया था। उसकी जब ऑडियो टेप्स मंजर आम पे आई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम कन्विक्शंस को सेट असाइड किया। जिन लोगों के ऊपर आज ये इल्जाम लगाते हैं 11 साढ़े 11 साल उस आदमी ने जेल काटी, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक जुर्म साबित। बिल्कुल ठीक है सर, जरा अब इस पे आ जाए। हाँ, बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है। अच्छा अब आ जाए आप परफॉर्मेंस के ऊपर। देखिए ये कि हैरत अंगेज बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में वोट पड़ता है तो ये कहते हैं पीटीआई को उसकी परफॉर्मेंस की वजह से वोट पड़ा है, लेकिन सूबा सिंध के अंदर अगर वोट पड़ता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कहते हैं वो परफॉर्मेंस की वजह से वोट नहीं पड़ा। सूबा सिंध की आवाम मुतमईन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से, इसलिए वोट दिया गया है। ये बार बार थर की मिसाल देते हैं। मैं आपको गुजारिश करूंगा, आप फिरदौस साहब भी पर्सनली वाकिफ हैं थर के हालात से क्योंकि इन्होंने थर कोल के ऊपर काम किया था सिंध हुकूमत के साथ। आप चलिए कैमरा लेके मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कि थर के अंदर किस तरीके से चीजों को तब्दील किया गया है। ये तो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हम अच्छी चीजों को शोकेस नहीं करते हैं, अच्छी चीजों को हाईलाइट नहीं करते हैं और सिर्फ जो नेगेटिविटी है उसको परवान चढ़ाने पर लगे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने स्टंटिंग की बात की, थर में बच्चों की बात की। आप मवाजना कर लें, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने एक रिपोर्ट जमा कराई थी। उस रिपोर्ट में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने बच्चे मैल न्यूट्रिशन की वजह से मरे हैं, उनकी हलाकत हुई, उसका मवाजना सूबा सिंध से नहीं कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली जब आप बुक्स की ऐनक से, जब आप बायस होके, प्रेजुडिस होके चीजों को देखेंगे तो आपको ये चीजें नजर नहीं आती। मैं समझता हूँ आज भी बिलावल साहब निकले हैं तो आपको नजर आ गया कि चाहे कराची हो, चाहे मलीर का जिला हो, उसके बाद आप चाहे खट्टा, सजावल और बदीन में, जहां जहां बिलावल साहब का काफिला पहुंचा है, अवाम के ठाटे मारते हुए समंदर ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बरक्स कल की आपने वीडियो फुटेजेस देख ली थी जब शाह महमूद कुरैशी साहब या अली जैदी साहब या और पीटीआई की जो आला क़यादत है वो घोटकी और शक्कर में थी, वहां क्या सिचुएशन थी। तो मैं समझता हूँ ये चीज बड़ी क्लियर हो गई है लोगों के सामने। सेकेंडली, ये जो पीटीआई के दोस्त इस वक्त मार्च अपनी कर रहे हैं, इनसे पूछे जो पाकिस्तान को महंगाई इस वक्त दरपेश है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाती है। अगर सूबा सिंध की आवाम को गैस नहीं मिल रही, सूबा सिंध के किसानों को, हारियों को फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी नहीं मिल रही, अगर हमें हमारा
हक नहीं मिल रहा तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अगर इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 50 लाख घर देने का वादा किया था, अगर वो वादे उनने पूरे नहीं किए तो ये लॉन्ग मार्च उसके खिलाफ कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे पाकिस्तान की तारीख में मुतनाज़ा मर्दमशुमारी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुई थी। नवाज इतनी मुतनाज़ा थी कि नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत के अंदर उसको मंजूर नहीं करा पाई। इमरान खान साहब की हुकूमत ने उस मुतनाज़ा सेंसस को क्यों अप्रूव किया जिसके अंदर सिंध की आबादी को कम दिखाया गया है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली जैदी साहब लीड कर रहे हैं उस एहतजाज को, जो कि उस कमेटी के सरबराह थे जिसने उन मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव किया। ये मैं सारे आपको हकाइक पर मबनी बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे मैं कागजात दे दूंगा कि अली जैदी साहब ने उन मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव करने की सिफारिश काबीना के सामने पेश की। ठीक है, मुझे सर एक ब्रेक लेना है। ये नजर आ रहा है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। रैली व मुकाबला रैली, दोनों रैलीज के अहदाफ अलग है। यहाँ पे मुर्तज़ा आपकी बात इस तरह से इस हद तक इसलिए भी ठीक है कि जो असल इस वक्त चैलेंजेस हैं वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो आपकी महंगाई है, वो आपकी इकॉनमी है, और ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको फेडरल को एड्रेस करना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं करना। लेट मी टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं। जिन्हें प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरदौस शमीर नकवी साहब, ब्रेक पे जाने से कबल हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है वो सारे सब्जेक्ट्स वो हैं जिनका हल या जिनको एड्रेस फेडरल लेवल पे करना है, कैपिटल ने करना है। तो सिंध ने तो नहीं करना। पाकिस्तान के इकोनॉमी के इशूज़ हैं, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज़ हैं, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के इशूज़ हैं। क्या उनको आपने कंट्रोल कर लिया, एड्रेस कर लिया? देखिए, जहां आपने इन इशूज किए, लेकिन उससे पहले मेरा दीन और मजहब मुझे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का सबक देता है। अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो। फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे जब कभी बात करनी हो कर ले मुर्तज़ा वहाब साहब। नकार ज़बान खल्क को नकार खुदा समझे, आए चलते हैं सड़क पे पूछ लेंगे। अब आपके सवाल का जवाब, ये किसने कहा कि ये मसाइल नहीं है, लेकिन मसाइल के पीछे उनकी वजूहात होती है। वो वजूहात देखनी पड़ती हैं, वो किस हद तक हमारे कंट्रोल में है और किस हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं है। इससे क्या कुछ चीजें आपको रिएक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोविड को कोई रोक सकता था? अब आप इल्जाम लगाना शुरू कर दे कि इमरान खान जो है कोविड ले आया। अरे इमरान खान की तो तारीफ होगी, सारी दुनिया तारीफ करती है। इकोनॉमिस्ट में जितने सर्वेज हुए उसमें पहला, दूसरा, तीसरा या पहले नंबर पे थे या दूसरे नंबर पे थे या तीसरे नंबर पे, इससे नीचे नहीं थे। ठीक है सर, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है सर, आई एम सॉरी बट मेरा पॉइंट ये है कि वो चीजें जो इससे बड़े चैलेंजेस हैं उनसे डील करना अभी बाकी है। अभी सुनती जाइए ना, एक मिनट। इसका इंटरनेशनल सप्लाई चेन अफेक्टेड हो गई। एक कंटेनर जो $400 का आता था वो 3000 पे चला गया। टोटली डिस्ट्रप्टेड सप्लाई चेन, कंटेनर मिल नहीं रहे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पीसीबी बोर्ड्स नहीं मिल रहे। अब आपके ग्रोथ रेट सारी दुनिया का इफेक्ट, सारी दुनिया के मुल्कों में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है। सारी दुनिया के, पाकिस्तान की बात नहीं करा, अमेरिका, जर्मनी, यूके, डेवलप कंट्रीज, वहां भी रिकॉर्ड इन्फ्लेशन आई है। ऑब्वियसली हम एक डेवलपिंग नेशन है, पॉवर्टी हमारे यहाँ थी, इन्फ्लेशन सर मैं तो आपकी बात से 101% एग्री हो जाती हूँ। ये इन्फ्लेशन के इशू हैं, ये इकोनॉमी रिलेटेड इशू हैं, मगर सर गवर्नेंस से, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को हैंडल करने से, एड्रेस करने से आपको किसी ने नहीं रोका। रिफॉर्म्स लाने से आपको किसी ने नहीं रोका। सिंध आपके हाथ में नहीं है। क्या पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स आ गए सर? नहीं हुआ है ना? एक मिनट नादिया, क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशंस सिटिंग इन अ स्टूडियो आर वेलकम, बट वेदर दे विल वर्क और नॉट किसी को पता नहीं है। I'm not giving any solution, sir. I'm asking the question simply. आप जो चीज आपके हाथ में थी, छोड़ दें आप इकोनॉमी को, छोड़ दें आप इन्फ्लेशन को, इंटरनेशनल फिनोमेना है, आई एग्री विद यू। माय क्वेश्चन है इसके, क्या पंजाब में आप पुलिस रिफॉर्म्स ले आए? आपने रिफॉर्म्स पे काम किया, आपने रिफॉर्म्स पे भी काम नहीं किया।
मिनट, आप इकोनॉमी पे बात कर रही थी, मैंने उसके जवाब दिए। मैं अग्री कर रही हूँ ना आपसे, मैंने अग्री कर लिया आपसे। जहां तक आप रिफॉर्म्स की बात करती हैं, क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए जो रिफॉर्म्स हम लेके आए, इससे पहले कोई लेके आया? चले हाउसिंग को अच्छा चले, करने के लिए मैं वापस आती हूँ सर, मैं वापस आती हूँ, मैं जरा मुर्तज़ा साहब से भी बात कर लूँ, मैं वापस आती हूँ सर, मैं आऊंगी ना, वापस आऊंगी, वो भी फोन पे वेट कर रहे हैं। मुर्तज़ा साहब, अब मुझे जरा अपनी रैली के हवाले से बताएगा कि इस वक्त आप लोग बदीन में हैं, आपका अगला टारगेट क्या है, प्लस इस्लामाबाद कब तक पहुंचेंगे और इस्लामाबाद आके करना क्या है? हम लोग इंशाल्लाह आज रात को क़याम बदीन में करेंगे और बदीन से सुबह निकल के सिंध के बाकी अजला से होते हुए सक्खर घूटकी के बाद पंजाब का रुख करेंगे और पंजाब के फिर मुख्तलिफ अजला से होते हुए इवेंचुअली 8 मार्च को इंशाल्लाह ये काफिला जो है इस्लामाबाद पहुंचेगा और इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो है, जो मजबा है वहाँ पे, उससे बात करेगा। ये सारे पाकिस्तान का इवेंट होगा, क्योंकि कराची में कराची के लोगों से बात की, ठट्टा में ठट्टा के लोगों से बात की, बदीन में बदीन के लोगों से बात कर रहे हैं और उसके बाद सारे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, जो जमहूरियत पसंद हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स हैं, जो कि इस मौजूदा हुकूमत से नाला नजर आते हैं, वो मुतमईन नहीं है कि किस तरीके से एक आम आदमी का इस्तेहसाल हो रहा है। इन्होंने तो इतनी हद कर दी कि अब अगर मैं और आप इनके खिलाफ कोई बात करें या तनकीद करें तो ये 5 साल के लिए हमको जेल में डाल देंगे। ये तो टॉलरेंस लेवल है इस इमरान खान साहब की हुकूमत का, जो इन्होंने ये गैर आईनी पीका ऑर्डिनेंस नाफिज करके किया। तो मैं समझता हूँ कि अब सोल्यूशन एक ही है, वो सोल्यूशन ये है कि आपने सुन लिया ना फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात में कि 3.5 साल में कभी कोविड का बहाना, ये बहाना, सोल्यूशन इनके पास नहीं है। सोल्यूशन अब पाकिस्तान के लिए यही है कि एक ऐसी हुकूमत आए जो कि एक्चुअली जिसको अवाम के मफाद का पता हो, अवाम के इश्यूज का पता हो और अवाम के साथ उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन हो, क्योंकि जब तक आपका अवाम के साथ वो कनेक्शन नहीं होगा, आप कोई भी टेंजिबल सस्टेनेबल पॉलिसी उस अवाम के लिए नहीं ला पाएंगे और यही प्रॉब्लम पीटीआई की रही है। चले, आपके पास क्या सोल्यूशन है? अगर आप कहते हैं कि हुकूमत का खात्मा हो जाए, 8 मार्च को आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हुकूमत का खात्मा कैसे होगा? 8 मार्च को जलसे से खिताब होगा, मजलिस से खिताब होगा, फिर ये डिस्पर्स हो जाएंगे या कुछ सिटिंग का इरादा है? हुकूमत कैसे चली जाएगी आपके आने से? देखिए, मैंने जैसे पहले गुजारिश की, पीपल्स पार्टी एक संजीदा सियासी जमात है, हम आइन की हुक्मरानी पर बिलीव करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों के पास, उन ऑप्शंस को जेरे गौर रखा हुआ है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज एन ऑप्शन। और आपने देख लिया कि बिलावल साहब ने जो ये सियासी हलचल की है, उससे इनके अपने जो इत्तेहादी थे, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, अब उस तरीके से इनको सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते। इनके अपने अंदरूनी खाना जो पीटीआई के एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो नाला नजर आते हैं इनकी पॉलिसी से। वो बार बार कहते हैं कि इस वक्त सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि अगर वो अपने हल्के में जाएंगे तो उनके पास परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो सारी प्रेशर टैक्टिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आईनी अंदाज से इसको लेकर चलें, इसका आपको इवेंचुअल रिजल्ट नजर ही आएगा कि जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सिलसिला आएगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सिलसिला आएगा, वो तो खैर इनके अपने इत्तेहादी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो आप बात कर रहे हैं वो तो असेंबली के अंदर आएगा ना, वो पार्लिमानी इशू है। रोडों पे आने से तो हुकूमतें नहीं जाती। नहीं, देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप सियासी ताकत का मुजाहरा करते हैं, जब आप सड़क पर लोगों को मोबिलाइज करते हैं, क्योंकि आखिर में एट द एंड ऑफ द डे वो जो पब्लिक की पावर है वो किसी भी संजीदा सियासी जमात के लिए इम्पोर्टेंट होती है। हम कोई सिलेक्टेड लोग नहीं है, हम इलेक्शन पर बिलीव करते हैं, हम इलेक्टोरेट के ऊपर बिलीव करते हैं। तो जब इलेक्टोरेट आएगा सड़कों पे, तो ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये मखलूत हुकूमत है, मांगे तांगे की हुकूमत है। इनके पास तो नंबर्स नहीं है अपने। सर, आपके पास भी नहीं थे जब आप हुकूमत में थे। ये ना भूलिएगा। हमने उसके बावजूद अपने 5 साल की हुकूमत पूरी की। आपने भी इन्हीं लोगों से इत्तेहाद किया था। क्यों भी आपकी इत्तेहादी थी, एमक्यूएम भी आपकी इत्तेहादी थी। आपने बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, लेकिन हमने उस नंबर्स के बावजूद 18वीं आईनी तरमीम भी की, एनएफसी अवार्ड भी हमने पास किया। हम तमाम ऑपोजिशन जमातों को। ठीक है सर, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मुझे सर फिरदौस शमीम नकवी साहब से बात करने दें। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप लोग इनको काउंटर करने के लिए रेडी है? क्या आप लोग की तैयारी है जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर एक जमे गफीर होगा, मजमा होगा? देखिए, क्राउड पुलर के लिहाज से इमरान खान से बड़ा क्राउड पुलर कोई नहीं था। अभी भी जो जलसा हुआ मंडी भाउदीन में, उसको देख लीजिए। अगर सिर्फ क्राउड की बेसिस के ऊपर ये पॉपुलैरिटी जज करते हैं तो ये मुकाबला नहीं कर सकते। कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में
और सेकंड फेज ऑफ केपी के इंतखाबात पे भी देख ले, मसाइल इनको नजर आ जाएगा कि क्राउड पुलिंग से नहीं है। तो पाकिस्तान के हकीकी मसाइल है, उसके दे आर सीरियस, वी अंडरस्टैंड दैट। और वहां जब डिबेट होगी वो मैं समझता हूँ होनी चाहिए अगले इलेक्शन पे, फुल 5 years के बाद। और उससे पहले ठीक है। पाकिस्तान की सियासत अब क्राउड पुलर तक महदूद होकर रह गई है। मरियम क्राउड पुलर है, बिलावल क्राउड पुलर, इमरान खान क्राउड पुलर है। अब पाकिस्तान की सियासत में बस यही तय होगा। थैंक यू वेरी मच फिरदौस शमीम नकवी साहब, मुर्तज़ा वाब साहब, आपका भी शुक्रिया। मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। कल से पोलियो मुहिम का कौमी सतह पे आगाज़ होने जा रहा है, उस पर भी ज़रा सी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जनाज़ी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में ख़त्म होने के करीब इंशाअल्लाह ताला पोलियो के हवाले से। पोलियो पर एक दफ़ा फिर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा कल से आगाज़ हो रहा है। और हम ये समझते हैं बहैसियत पाकिस्तानी कि हम पर ये वाजिब है कि इसकी अवेयरनेस कैंपेन के लिए अपना जो भी फरीज़ा है या अपना जो भी रोल है उसको हमें प्ले करना चाहिए। पाकिस्तान में इस सब पोलियो की क्या सूरत हाल है? पोलियो फ्री डिक्लेयर होने के लिए हमारे पास तो 2 साल मज़ीद हैं। दुनिया भर में सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इस हवाले से कहा जाता है कि वो अभी जिसको कहना चाहिए कि पोलियो फ्री नहीं हो सके। क्या वजूहात रही हैं और कितने हम करीब हैं इस टाइटल के, हम बात करते हैं। डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इस्लामाबाद, हमारे प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं, खुसूसी मेहमान। और हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक दफ़ा फिर डॉक्टर हसन उरूज साहब, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज MCI इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब, आप मेरे लास्ट प्रोग्राम में भी थे जब हम पोलियो के हवाले से बात करते हैं। और मैं ज़रूर इसलिए भी समझती हूँ कि हमारा ये कुछ ऐसी चीज़ होती है ना कि जो आपकी ड्यूटीज़ में शामिल होती है और होनी चाहिए। कितने होपफुल जितने आप लास्ट टाइम थे, आपने कहा था हमने ये कर लिया, ये हमारे टारगेट्स हैं और फर्दर कल से अब दोबारा कैंपेन का आगाज़ होना, क्या टारगेट्स हैं अभी आपके? देखें, जब हम नेशनल पोलियो कैंपेन्स की बात करते हैं तो हमारे जितने भी हमारे सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप है और हमारे जितने भी हेल्थ केयर के फ्रंट लाइनर्स हैं या सीनियर ऑफिशियल्स हैं, हमारी मिनिस्ट्री है, उनका एक बहुत अहम रोल इस तरह से भी है कि दे हैव बीन ऑन कि इस इरेडिकेशन के लिए जो पहले लोग रहे अब और जो आगे आने वाले दिनों में एक्टिविटीज़ होगी। पोलियो की जो कैंपेन है उसके अंदर हमें ना कुछ इस तरह के चैलेंजेस आते हैं जब हम जाते हैं फील्ड पे। हमारे फ्रंट लाइन के ऊपर जो टीमें होती हैं, आपको पता है रिस्क होते हैं। एट द सेम टाइम जब लोगों के दरवाजे पे गर्मी हो या सर्दी हो, व्हेन दे रीच आउट एट द डोर्स, बहुत सारे लोग रिफ्यूज़ मतलब उस वक्त नहीं मानते। तो उनको मनाने के लिए उनको जाके दोबारा कोशिश करके उनको दोबारा वैक्सीनेट करना ये एक चैलेंज होता है। लेकिन चूंकि इतनी दफ़ा कैंपेन्स हो चुकी हैं और इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि ज़्यादातर 95% लोग खुशी पिला। लेकिन ये डिनाइल अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमें नहीं करानी। 5% के करीब लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब रिफ्यूज़ल में जाते हैं, फिर हमें दोबारा से कैंपेन करते हैं। आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपके दरवाजे पे लोग आते हैं और आपके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, और जब आपके दरवाजे पे आके आपको वैक्सीन पिलाना चाहिए तो व्हाई नॉट, क्योंकि बहुत सारी दुनिया के अंदर पोलियो ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि 1 साल तो तकरीबन हमारा हो गया है और अगले 1-2 सालों में हमारे एनवायरमेंटल सैंपल्स सारे नेगेटिव हैं। और जिस तरह से कैंपेन्स हो रही हैं इसमें वी आर प्रीटी मच होपफुल कि आगे आने वाले दिनों में पोलियो वायरस अभी एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान में। एनवायरमेंटल सैंपल्स भी नेगेटिव आ गए हैं। दिस इज द राइट टाइम। जो हमारी NEOC है जो उसके ऊपर काम कर रही है, आई थिंक उनकी जो कोऑर्डिनेशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो बहुत बेहतरीन रही है। और जिस तरह से उन्होंने कोऑर्डिनेट करके और जिस तरह से कैंपेन्स के जरिए और अवेयरनेस के जरिए काम हुआ, आई थिंक इट वाज वेरी चैलेंजिंग गिवन द सर्कमस्टांसेस के बहुत ज़्यादा ट्रांजिट, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहा है हमसाया ममालिक से। तो उसके बावजूद भी उस पर भी मैं ज़रा बात करूँगी क्योंकि वो भी बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता भी है और होने जा रहा भी है। अच्छा डॉक्टर हसन साहब, मुझे बताएगा कि विच एरियाज़ या विच जिसको कहना चाहिए कि सेगमेंट्स आर मोर वल्नरेबल, जिनको ज़्यादा टारगेट करने की ज़रूरत है, सीरियस लेने की? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि डॉन ने ये इनिशिएटिव लिया है कि पोलियो प्रायोरिटीज़ थोड़ी बदल गई हैं हेल्थ केयर की और मीडिया की भी, यानी सियासत और कोविड की तरफ शिफ्ट हो गई। लेकिन कल से ये मुहिम शुरू हो गई है। सियासत की तरफ तो ना खत्म हुई थी, ना खत्म है, ना खत्म होंगी लेकिन और खत्म ना ही करें तो अच्छा है। मैं आपके प्रोड्यूसर से यही बात कर रहा था कि इसको जरा ज्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन कम से कम आप लोगों ने किक ऑफ तो किया कल से पोलियो मुहिम है।
आपने एरियाज का पूछा, एक तो खुशखबरी मैं डॉक्टर साहब की बात पे मजीद ऐड करूंगा कि हमारे लास्ट जनवरी में आखिरी पोलियो का केस आया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस जनवरी तक 2021 में आया था, 2022 में हमने उसकी सेलिब्रेशन की है कि 1 ईयर विदाउट पोलियो, नंबर 1। नंबर 2, जो आखिरी इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव हुआ था वो नवंबर 2021 में हुआ था। इन्वायरमेंटल सैंपल एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, यानी पोलियो का केस ना भी हो लेकिन आपके माहौल में वायरस मौजूद है। अब आपका सवाल कि कौन कौन से एरियाज हैं, KPK के 2 एरियाज बड़े हैं, DI खान और बन्नू। यहाँ अभी भी क्लस्टर्स मौजूद हैं जहाँ हमें शक हो रहा होता है कि यहाँ चूंकि पोलियो के केसेस पहले बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं और आपको पता भी है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांजिट है, इमिग्रेशन है, फोर्स्ड माइग्रेशन है, तो KPK और बलूचिस्तान ख़ास तौर पे ये हाईली रिस्क और हाईली वनरेबल एरियाज हैं विद द न्यू इवॉल्विंग सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान। और अफगानिस्तान में आपको ये भी इल्म होगा कि पोलियो वर्कर्स को भी मार दिया गया था कुछ अरसे पहले वाली कैंपेन में। लेकिन कल की मुहिम जो है, पहली मुहिम है इस साल की नेशनल इम्यूनाइजेशन, जिसमें सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स और सारे का सारा पाकिस्तान और प्रोविंसेस मिल के काम करेंगे। और एक बात जो बहुत अहम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है, जो उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, उसमें एक ही ब्लॉक तस्वुर किया जाता है अफगानिस्तान को और पाकिस्तान के इलाकों को, जो बलूचिस्तान और KPK से मिलते हैं। और ये कोशिश की जाती है कि मुहिम जो है वो एक ही वक्त पे दोनों तरफ की जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि नॉर्मली ये हम ये कह रहे थे ना कि 5 साल तक के बच्चों को आप पोलियो ड्रॉप्स का आप डोज दे सकते हैं, बट रिपीटिशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितना गैप उसमें ज़रूरी है? अभी 3 हफ्ते पहले हमारा एक और कैंपेन हुआ था, SNID था, जो कुछ एरियाज़ के अंदर हुआ है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे जो FP केसेस अगर कोई हो उस तरह के, या कोई सस्पिशन हो, तो उसमें SNIDs होते हैं और कुछ एरियाज़ में होते हैं। लेकिन चूँकि NIDs नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो है वो कल से शुरू है, तो पूरे पाकिस्तान में होगा। उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि तमाम के तमाम मुल्क के जो अंडर 5 ईयर्स के बच्चे हैं वो टारगेट होते हैं। और जब हम इस्लामाबाद की बात करें तो हमारा 3 लाख के करीब टारगेट होता है, और जो हमें 4 से 5 दिनों के अंदर हमने पूरा कवर करना होता है। और डोर टू डोर। Sorry, this is 5 days campaign? Yeah, 5 to 6. Sometimes it's 5 days, sometimes 6 days. स्पेशल मोबाइल टीम्स जो हैं वो 7 दिन तक करती हैं। ठीक है। In certain areas. तो ये कैंपेन हमारी जारी रहेगी, और हमारी हमेशा से कोशिश ये रही कि जो इस्लामाबाद के अगर देखें कलेक्टिवली जो फिगर्स रहे हमेशा से 100% प्लस भी रहते हैं, क्योंकि ट्रांजिट पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, फ्लाइट्स आती हैं। बहुत सारे लोग सर्दियों में यहाँ पे आ जाते हैं सर्दियाँ गुजारने के लिए, जैसे एडजेसेंट एरियाज़ हैं, मरी हो गया, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, AJK, KPK और पिंडी से बहुत बड़ा इन्फ्लक्स होता है लोगों का। तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है। तो हमें ओवर एंड अबव टारगेट्स अचीव करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये आपने इस्लामाबाद की बात की, आपका खुद का ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से, वहाँ पर क्या सिचुएशन है? वहाँ पर लास्ट पोलियो केस देखें, पोलियो कैंपेन जो है ना पूरे पाकिस्तान में नहीं, लास्ट पोलियो केस it was back in 2000 and I don't remember when was the case. या इस्लामाबाद में? No, I'm asking about वैसे ही जीबी का मैंने पूछ लिया उनसे, क्योंकि अदरवाइज तो 4 के बाद शायद, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन चले खैर। अच्छा, अब वो मैं रिपीटिशन आपसे पूछ रही थी कि अगर एक बच्चे को आपने 5 साल तक का है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, रिपीटिशन होती है। और ये मतलब ये कोई नुकसान नहीं है कि जी हमने अभी लगवा लिया था दोबारा आ गई, सब टाइम ऐसा होता है? नहीं, देखें इतनी सारी कैंपेन्स पूरे मुल्क में हो चुकी है और इतने अरसे से होने, तो कोई कॉम्प्लिकेशन तो ऐसा नहीं है। रैरिटीज में कुछ हो, अदरवाइज देयर इज नथिंग। ठीक है। अच्छा, आप भी इस्लामाबाद को ज़्यादा वो करते हैं, तो मुझे बताएं कि अभी जो इन्फ्लक्स हुआ है, मतलब बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की आबादी भी उस लिहाज से बढ़ी है, बड़े माइग्रेंट्स यहाँ पर आए भी हैं अफगानिस्तान, जिसकी आप भी बात कर रहे हैं, तो उनको आपने अलग से फोकस किया है? उनके लिए अलग कोई प्रिपरेशन है उनको चेक करने के हवाले से? क्योंकि देयर आर ओनली 2 कंट्रीज सो फार जिसमें अभी भी हम, जिसको हम पोलियो फ्री नहीं कह सकते। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से नहीं है, बट अफगानिस्तान इज़ अगेन स्टिल वल्नरेबल। जी नादिया, ये बड़ा उम्दा सवाल है और ये बड़ा क्रूशल सवाल भी है, क्योंकि देखें जैसे मैंने अपने पहले उसमें बताया कि अभी हमें जो रिस्क है वो माइग्रेंट्स की वजह से ही है। यहाँ हमने इनफ इम्यूनाइजेशन कर ली है। अच्छा, अब 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक चीज़ का मैं ज़रा जवाब दे चाहता हूँ
कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे ये किया गया है कि ऑल एज पोलियो ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं, सिर्फ 5 साल की उम्र के लिए नहीं। अगर कोई 30 साल या 60 साल का आदमी भी अंदर आ रहा है उसको भी पोलियो ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं। इसको ऑल एज वैक्सीन अभी बॉर्डर पर ये हो रहा है। बिल्कुल। उसकी वजह ये देखें ना, आपके ऊपर ट्रैवल पाबंदी जब लगने वाली थी तो उन्होंने कहा था बाहर ट्रैवलर्स चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों पोलियो ड्रॉप्स लेके जाएंगे। बड़े कैरियर्स होते हैं। ओके। वो अफगानिस्तान, अच्छा हाँ राइट, हम समटाइम देखते हैं कि हम हज पे भी जा रहे होते हैं लोग, तो उनको कहते हैं कि आप हज पे जाएं तो पोलियो ड्रॉप्स बड़ों को भी दिए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो कैरियर्स हैं। यहाँ जो स्ट्रेटजी अपनाई है कि उनको जहाँ उनके ठिकाने हैं उनको स्पेशल मोबाइल टीम्स भेज के उनको पोलियो ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट। आई विल कंटिन्यू विद इट, लेट मी अलाउ टू टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक ले, आप साथ है तो कुछ मजीद इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रामिंग दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जब डॉक्टर ज़हीम मुझे बताएगा कि पोलियो फ्री पाकिस्तान दिस इज़ अ मेन गोल, जो इससे तमाम जो कैंपेन आप कल से स्टार्ट भी करने जा रहे हैं, तो क्या क्या वो टारगेट्स हैं जिनको आपने रखा हुआ है कि इसको हमने अचीव करना है ताकि हम पोलियो फ्री पाकिस्तान की तरफ जा सकें? कोई भी मतलब जब हम इसको पोलियो फ्री करना चाहते हैं तो हम तमाम वो बच्चे जो वल्नरेबल एजेस में हैं उनको वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है। और उन तमाम बच्चों के जो वालिदैन हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो है उनके बच्चों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है एक सहूलत ये है कि आपके दरवाजे पे आके हो रही है। तो मेरे ख्याल में अगर हम जो परसेंटेजेस हैं और जो हर बच्चा वैक्सीनेट होगा, क्योंकि एनवायरमेंटल सैंपल्स कैसे पॉजिटिव होते हैं, बाज़ बच्चे जो वैक्सीनेट नहीं होते या फिर ड्रॉप्स नहीं पिए होते वो कैरियर्स होते हैं, और वो जब उनकी मूवमेंट होती है तो वो कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि फीकल ओरल रूट से इसका ट्रांसमिशन होता है, तो ये एनवायरमेंटल सैंपल्स पॉजिटिव होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि कुछ बच्चे जो मिस हो जाते हैं जिनमें वायरस होता है, तो वो फिर आपके पानी के ज़रिए, नालों के ज़रिए जो है वो पॉजिटिव आता है। जब हम एनवायरमेंटल सैंपल्स लेते हैं पॉजिटिव आता है, उससे बचने के लिए हमें 100% कवरेज करनी पड़ती है। जितने भी बच्चे हैं जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, मोबाइल पॉपुलेशन है, नोमैडिक पॉपुलेशन है, या फिर अंडर प्रिविलेज्ड, या फिर जितने भी एरियाज हैं, तो उन सबको हम टारगेट। वायरस एयरबॉर्न तो नहीं है? नहीं, ठीक है। तो ये कितना कंटेजियस किस तरह से लग रहा होता है, किस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए बच्चों को? और वो फीकल रूल कहते हैं। जी, बेसिकली जैसे डॉक्टर ज़हीम ने बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बच्चों की फीसेस से स्टूल्स में एक्सक्रीट होता है। तो देखिए, अगर किसी को गलत फहमी है कि वो एक पॉश एरिया में रहता है और उसके बच्चे को ये वायरस नहीं लग सकता, व्हाई वेस्ट इज सपोर्टिंग अस। ये वायरस वेस्ट में भी जा सकता है हमसे या किसी और मुल्क से। वो जो माई उसके घर आती है, वो अपने बच्चे को लेकर आती है, उनका हाइजीनिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये वो अगर अपने बच्चे को साफ करके वही हाथ सैलेड में लगा लेती है और वो बच्चे के मुंह में चला जाता है, ये इस तरीके से फैलता है। ये दिस इज नॉट एयरबॉर्न, नॉट एट ऑल। ये वाटर बॉर्न है और अनहाइजीनिक कंडीशंस, जी अनहाइजीनिक कंडीशंस से वो फैलता है। तो आपने एक बड़ा अहम सवाल डॉक्टर ज़हीम से पूछा था कि हमारे टारगेट्स क्या हैं। टारगेट्स हमारे अब मिस चिल्ड्रन और रिफ्यूजल्स हैं जो रह गए हैं, और तीसरे ये जो नए सूरत हाल अफगानिस्तान की वजह से आई है, हमारे माइग्रेंट्स हैं जो रह गए हैं, लोग जो रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं हमने, कुछ ऐसे लोग हैं वालिदैन जो अभी भी कहते हैं कि जिनके जहन में ये इब्हाम है पोलियो ड्रॉप्स के बारे में, पोलियो मुहिम के बारे में, बार बार पोलियो मुहिम होने के बारे में, और बहुत सारे इसके साथ कंट्रोवर्सीज भी अटैच हैं कि इसके ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये कोई मगरबी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान में कुछ करना चाहती हैं, जिस तरह से शुरू में कोविड वैक्सीन के हवाले से भी आया था। बड़ी फ्रैंकली स्पीकिंग कहते हैं ये यहूदी की साजिश है ना, या बाहर के लोगों के कोई इनफर्टिलिटी के ड्रॉप्स हैं। हर जगह हमने भी अपने बचपने में ड्रॉप्स लिए हैं माशाल्लाह, हम मतलब सब बच्चे हैं हमारे आगे। जी कुछ कह रहे हैं डॉक्टर? मेरे ख्याल में मिथ्स जो है ना वो किसी भी माशरे में होते हैं, चाहे वो वेस्ट हो या ये मुल्क, एंटी वैक्स पूरी दुनिया में मौजूद है, तो उनको कन्विंस करना। और हम हमेशा जब फील्ड पे जाते हैं तो हमें जब हमारी टीमें बताती हैं कि ये इस वाले घर से इस बच्चे को उन्होंने नहीं पिलवाया, सो वी गो देयर एंड हम उनसे बात कर लेते हैं। हम हमेशा सुनते आए हैं कि पोलियो एक ला इलाज मर्ज है, और दिस इज ट्रू, देयर इज नो ट्रीटमेंट अदरवाइज, नथिंग। सो इट्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? कि आपके पास पोलियो की जिंदगी की भर के लिए एग्जैक्टली। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है ना, हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, तो फिर जाहिर सी बात है डॉक्टर सिंह, कोई लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहें इस कैंपेन के? हम ये रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि अपने बच्चों को वैक्सीन पिलवाएं, और आपके पास घर पे दरवाजे पे जब टीमें आती हैं तो आप लोगों के लिए आती हैं और आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए, और हमारे लिए एक नेशनल कॉज है
ठीक है, तो हम ये ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसन साहब, आपका भी। डॉक्टर जी, मैं एक मैसेज जरा देना चाहूँगा बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए, और जो मिस्ड बच्चे हैं, वो सिर्फ वो सेगमेंट रह गया है, वो प्लीज़ कोऑपरेट करें हमारी नेशनल कैंपेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, नादिर मिर्ज़ा को अल्लाह हाफ़िज़।